नमस्ते स्टूडेंट। कवि परिचय की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए फिर एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ। आशा है कि आप पुराने जो वीडियो मैंने दिए थे उसकी तरह इससे भी लाभ अर्जित करेंगे। कवि परिचय में आज हम पढ़ेंगे कवि रहीम। हिंदी साहित्य में एक स्वर्णिम हस्ताक्षर है, ये बड़ा नाम है कवि रहीम। और इनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कवि रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। तो ये जन्म और मृत्यु पर विचार। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना नाम नहीं बल्कि ये उपाधि है, अकबर द्वारा दी गई इनको उपाधि है। पिता बैरम खां। बैरम खां ये अकबर के संरक्षक भी थे, अकबर का पालन पोषण किया था। भक्ति, मुस्लिम होने पर भी इन्होंने आजीवन कृष्ण भक्ति की और कृष्ण के सरस मधुर दोहों की रचना की, सोरठों की रचना की। तो इनकी भक्ति जो है सगुण कृष्ण भक्ति थी, ये भक्ति का इनका प्रकार। और भगवान कृष्ण के प्रति इनकी एकनिष्ठ अटूट आस्था थी, श्रद्धा थी। साहित्य में पहचान, हर कवि की तरह इनकी भी एक अलग पहचान है। और कवि रहीम वास्तव में जाने जाते नीतिज्ञ कवि के रूप में। नीति के दोहे लिखने में सिद्धहस्त हैं, ये ध्यान रखें। जैसे मर्यादा की बात आती है तो कवि तुलसीदास, श्रृंगार रस की बात आती है तो बिहारी, वीर रस के ओज गुण प्रधान जो है वो कविता लिखने की बात आती है तो कवि भूषण। इस तरह से साहित्य में इनकी पहचान जो है नीति के जो है दोहे लिखने में है। और एक सामंजस्यवादी कवि है, समन्वयवादी कवि है, उदार है, सरल है, दानी कवि के रूप में इन्होंने परमार्थ, दान पुण्य, सरल हृदय से जो जीवन यापन करने का, छोटी छोटी बातें जीवन की जो है उससे संबंधित दोहे जो रचे थे। इनका खुद का जीवन भी वैसे ही था, यानी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। तो दानी कवि के रूप में भी इनकी पहचान है। और जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे ये कवि रहीम, 9 रत्नों में से एक थे कि यानी तलवार के भी धनी थे और कलम के भी धनी थे। और चूंकि इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया था तो ये सैनिक भी थे और जो है इनके दरबारी कवि के रूप में भी थे, तो कलम भी चलाई और युद्ध में जो है अस्त्र शस्त्र भी चलाई। काव्यगत विशेषताएं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके कवि रहीम के व्यक्तित्व और कृतित्व में काम आएगा। पहला, रामायण, महाभारत, पुराण, गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ जो महान ग्रंथ हैं, इनके कथानक और इनके पात्रों का इनको पूर्ण ज्ञान था और इनका उल्लेख इन्होंने अपने दोहे और सोरठे में किया। ये ध्यान रखें, इन्होंने अपने दोहों में इन धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख किया, उनके कथानकों का उल्लेख किया और इनके माध्यम से उपदेश दिया। दूसरा, तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। इन्होंने अपने दोहों में तद्भव शब्द, जो संस्कृत में जो शब्द होते हैं वो हिंदी में आते हैं हूबहू, बिना संशोधित, वो तत्सम होते हैं। और तत्सम से फिर जो संस्कृत के शब्द है वो कुछ संशोधित होकर के, अपभ्रंश होकर के, सरल होकर के जब हिंदी में अपना ली जाते हैं तो उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव का मतलब है सरल अर्थ, पढ़ते ही समझ में आ जाए। तो तद्भव शब्दों में इसलिए इनके दोहे सोरठे जो है सरल है, सुबोध है, सहज है। तो तद्भव शब्दों का अधिक उपयोग किया था, इसलिए इनके दोहे सरल, सुबोध और सहज हैं। तीसरा, इनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार का अद्भुत समावेश मिलता है। यानी इनके दोहों में जो दोहे कुछ भक्ति के हैं, कुछ नीति के, कुछ प्रेम और कुछ श्रृंगार पर आधारित, लेकिन अधिकतर इनकी जो लेखनी चली है, ये जो आपको बताया था, ये सब ध्यान रखें, नीति पर आधारित दोहे अधिक लिखे हैं। इसलिए नीतिज्ञ कवि के रूप में इनकी पहचान। जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के आदर्श जीवन कैसे जिया जाए, हम सकारात्मक जीवन कैसे जिए, श्रेष्ठ जीवन कैसे जिए, उसके लिए इन्होंने जो क्या करना है, क्या नहीं करना, इनके बारे में इन्होंने बहुत सार्थक दोहे लिखे। चौथा, इनके दोहे मुक्तक शैली में, इनकी जो रचनाएं हैं वो सब मुक्तक शैली में, बंधे बधाई नहीं है। हर दोहा एक अलग अर्थ देता है, मोती की तरह। मुक्त मतलब मोती, हर दोहा एक अलग अर्थ दे रहा है, अलग सरस अर्थ दे रहा है। तो मुक्तक शैली में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी।
फिर छंद की बात करें तो अपने रचनाओं के अंदर इन्होंने दोहा, सोरठा, बरवे और सवैया छंद में इन्होंने अपनी रचनाएं जो है वो लिपिबद्ध की है। दोहा, सोरठा, बरवे और सवैया छंद में इन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं लिखी थी। तो ये छंद की बात होगी, ये शैली होगी, और ये भक्ति के अंदर, नीति के अंदर, प्रेम श्रृंगार के अंदर क्या क्या समावेश किया, दोहों के अंदर ये हो गया, और किन शब्दों का प्रयोग किया और कौन कौन से वृत्तांत इन्होंने लिए, दृष्टांत लिए, ये हमने इनका अध्ययन किया। अब छठा नंबर, इनकी भाषा। तो ये मूर्धन्य कवि साहित्यकार थे। इनको हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था, और इनकी अधिकतर जो रचनाएं हैं वो ब्रज और अवधी के अंदर लिखी गई है। तो इनको बहुभाषी है, इनको बहुत भाषाओं का ज्ञान था ये, और अधिकतर रचनाएं जो है ब्रज और अवधी के अंदर इन्होंने लिपिबद्ध की है। फिर प्रमुख रचनाएं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट, इन दो पॉइंटों पर विशेष रूप से ध्यान दें कि काव्यगत विशेषता क्या है और प्रमुख रचनाएं क्या है। तो कवि परिचय में हर कवि की जो रचनाएं जितनी भी है, आप कोशिश करो कि वो सारी रचनाएं यथासंभव आप लिखें, और इनकी विशेषता क्या है। तो ब्रज और अवधी भाषा में अधिकतर जो रचनाएं लिखी थी उनमें सर्व प्रमुख, हर कवि की एक पहचान एक ही रचना से होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो दोहावली जो ग्रंथ है इनका, इससे कवि रहीम की पहचान है। इन्होंने ब्रज भाषा में 300 दोहे लिखे, ब्रज भाषा में 300 दोहे लिखे, और इनको दोहावली ग्रंथ के अंदर संग्रहित किया। तो दोहावली प्रमुख ग्रंथ इनका। फिर बरवे, नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक। मदनाष्टक जो ग्रंथ है ये भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम का सरस मधुर चित्रण इसमें किया गया है। नगर शोभा, ये प्रमुख इनकी रचना है, और भी है लेकिन हम प्रमुख रचनाओं का अध्ययन करेंगे, इनको ही ध्यान रखेंगे। दोहावली, बरवे, नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक जो राधा और कृष्ण के, गोपियों के और कृष्ण के प्रेम पर आधारित सरस मधुर दोहे लिखे गए। नगर शोभा, तो ये प्रमुख रचनाएं, और इसमें सर्वप्रमुख रचना है, लोकप्रिय जो रचना है वो है दोहावली, जो आपको बताई थी। ब्रज भाषा में इन्होंने 300 दोहे जो इसमें लिखे, जो जीवनोपयोगी है, जो नीति, ज्ञान, भक्ति, श्रृंगार का एक आदर्श संदेश जो है देते हैं। तो रहीम का जीवन एक आदर्शमय था, खुद का जीवन भी और उनकी लेखनी भी, और इससे बहुत कुछ आज के समय में भी हम काफ़ी सीख सकते हैं। तो आज हमने अध्ययन किया कवि रहीम का व्यक्तित्व और कृतित्व। तो आशा है कि आपने कवि रहीम का ये जीवन परिचय अच्छी तरह समझ लिया होगा, और बार बार आप मेरे इस वीडियो को देखें ताकि उनके व्यक्तित्व कृतित्व को अच्छी तरह याद कर सकें और पूरे अंक प्राप्त कर सकें। 4 अंक का जो कवि परिचय आता है उसकी श्रृंखला में मैं कोर्स में आपके जितने 11 कवि हैं 12वीं बोर्ड के अंदर, हिंदी के अंदर, तो वो 11 वीडियो मैं तैयार करूँगा जो आपके निबंध में भी काम आ जाएगा और कवि परिचय में काम आएगा, पाठ में भी, अध्ययन में भी काम आएगा। और इनमें से एक कवि परिचय निश्चित रूप से आता है, वह 4 नंबर का। तो उसमें आप घर बैठे, अभी आप बाकी कोर्स शुरू हो इससे पहले 4 नंबर ये पक्के कर लें, ताकि आप बाकी पाठों का भी एक पूर्व अनुभव हो जाए, पूर्व ज्ञान हो जाए। तो मुझे आशा है कि आप इसका लाभ घर बैठे उठाएंगे। मैं प्रयास करूंगा आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। कवि परिचय के बाद हम जो सृजन और पीयूष है किताब आपके कोर्स में, उसमें से हम पाठ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।